यूपीएससी वो परीक्षा जिसको पास करके बनाए जाते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और तमाम ऐसे अधिकारी जो कि इस देश को चलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन उस पद तक पहुंचने के लिए वो राह इतनी लंबी है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते ज्यादातर छात्र दम तोड़ देते हैं और इस राह को तय करना खासा खर्चीला है और ऐसी स्थिति से जूझना पड़ता है जो कि इंसान को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ सकता है। ऐसे ही कई छात्रों से हमने बात की और यह जानने की कोशिश की कि किस तरीके से वो इस पूरी लंबी यात्रा को तय करते हैं और जो यात्रा इस वक्त वो तय कर रहे हैं वो उनके लिए कितनी ज्यादा चैलेंजिंग है। कमरे का किराए से लेकर यूपीएससी के द्वारा की गई गलतियों तक ये सब इन छात्रों को झेलना पड़ता है और तब जाकर एक आईएएस ऑफिसर या फिर एक ऐसा ऑफिसर तैयार होता है जो कि इस देश को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। लेकिन वो छात्र इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उस छात्र के मन में क्या चल रहा है, आज आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है थारण, आप देख रहे हैं द मूक नायक की खास रिपोर्ट। आईएएस बनना है और मैं भी कह रहा था कि मैं सिर्फ आईएएस बनूंगा। मैं अब तक यूपीएससी के अलावा आज तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिया है। कोई एग्जाम दिया है तो वो सिर्फ यूपीएससी दिया है, इसके अलावा कोई एग्जाम दिया ही नहीं। सिंपल ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएट करने के बाद यहाँ आया और इसके बाद 3 अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी में दिए हैं। सीरियसली 3 अटेम्प्ट दिए हैं मैंने यूपीएससी में और इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट अभी तक नहीं दिया, क्योंकि मेरा प्लान था कि आईएएस ही एक ऐसा पोस्ट है जहाँ से मैं कुछ अगर करना भी चाहूँगा तो वही कर सकता हूँ। क्योंकि दूसरे जॉब होते हैं कि आप जॉब तो कर रहे हैं, फैमिली भी चल रही है, पर आप कुछ कर नहीं पाएंगे उस जॉब के, क्योंकि सब जॉब के अपने अपने लिमिटेशंस होते हैं। लेकिन इस जॉब में इतना था, इसमें भी लिमिटेशन तो है ही, बट इसमें थोड़ा बहुत ये था, इसको क्या कुछ करना भी चाहें अपने लेवल पे तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। बड़ा तो नहीं कर सकते हैं, पर थोड़ा बहुत जो करना था वो इसमें एक थोड़ा बहुत था। लेकिन अभी घर के प्रेशर तो ये है कि सर अब तो वो कहते हैं कि कोई सा भी जॉब लेके आ जाओ, कम से कम ये तो कहेगा कि इसका बेटा 3 साल 4 साल दिल्ली में रहा तो क्या किया, गांव वाले को हम क्या मुँह दिखाएंगे। और ये बहुत होता है सर हमारे इलाके में। मैं बताऊं, अगर वहाँ पे जितने एक एमएलए की प्रचार नहीं हुई उससे ज़्यादा मेरी प्रचार होगी, उसके बच्चे आईएएस कर रहे हैं। 50% अगर इंग्लिश माध्यम के बच्चे देते हैं तो 50% हिंदी माध्यम के भी बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म कम से कम भरते हैं जी। और एक से मैं आपको डाटा दिखाता हूँ, हर साल सर 2011 में सीसेट लागू हुआ। 2011 से पहले अगर आप आंकड़ा पे ध्यान देंगे तो लगभग जितने हिंदी माध्यम के विद्यार्थी मेंस दे रहे थे उतने ही इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी भी मेंस दे रहे थे, लगभग बराबर थे। और ये आंकड़ा 50-50 आप मान सकते हो। किसी साल में हो सकते हैं 1-2% आगे हो, 2% कम हो, इसका हम नहीं कह सकते। वो तो मेन डाटा आपको मैं दूंगा तो आप देख लीजिएगा। पर 2011 में जब ये लागू हुआ तब आप देखेंगे लगातार अचानक से ये आंकड़ा इतना पे आ जाता है कि 37% पर। 37% 2010 में थे और जब ये आंकड़ा हो गया 17% तक है हिंदी माध्यम का आ गया। और आप 50% से आप देखेंगे कि 17% पे आना एक ही साल में। नहीं मतलब हम लोग को एजुकेट करने के लिए वो फैसिलिटीज़ है जिससे कारण हम लोग टेक्निकल मतलब स्टडी कर सकें, जैसे मैथ पढ़ सकें या फिर रीजनिंग पढ़ सकें। उस लेवल पे टीचर ऐसे नहीं है इंडिया में जो हम लोग को हायर लेवल की मैथ रीजनिंग पढ़ा सके। तो इसी के कारण कहीं ना कहीं सीसेट हम लोग के करियर में बहुत बड़ा हैंडल क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग केवल 8वीं क्लास तक मैथ पढ़ते हैं और यूपीएससी 10th क्लास का मैथ पूछता है और इस बार तो और भी आईआईटी कैट लेवल का मैथ पूछा हुआ है। तो इसी के कारण सीसेट कहीं ना कहीं हमें हमारे जो सक्सेस में एक हैडल क्रिएट कर रहा है। जब किसी के सामने एक ऑप्शन होता है कि हमारे सामने खोने के लिए कुछ नहीं है सर और पाने के लिए पूरी दुनिया है सर, तो फिर हम क्यों पीछे हटेंगे सर। अभी अगर हम और कहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा चैलेंज हमें इससे बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ेगा सर। यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी के पेपर को या कि पैटर्न को डिजाइन करे। लेकिन हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि यूपीएससी ऐसा पैटर्न या पेपर सेट कर रही है
जिससे मतलब हम जैसे डिसेबल एस्पेरेंट कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहा है। इसका परिणाम है कि आज भी यूपीएससी की रिपोर्ट के अनुसार 79 सीटें अभी भी खाली हैं हम लोग की। हम ग्रामीण अंचल से आते हैं सर, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। ग्रामीण अंचल में तो फिर भी हम घर का सब्जी, घर का ये चीज़ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको अगर रहना है तो आपको सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ तक कि पानी के लिए भी हमें आरओ के लिए मंगाना पड़ता है। अब नॉर्मल सी बात है, हम लोग पानी के लिए भी यहाँ खर्च देते हैं। हर चीज़ का यहाँ खर्चा है सर। अगर आपको नेट डलाना है तो भी खर्चा है, हर चीज़ का खर्चा है। और सर नॉर्मल एक ग्रामीण किसान का बच्चा, चाहे एक पुलिस वाले का बच्चा, ये बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर पाएगा। इतना महंगाई तो बिल्कुल दिल्ली में रह नहीं सकता। एक साल रहना उसके लिए बहुत भारी बात हो जाती है। और सर यही वजह थी कि मैं 20 के बाद जब कोरोना आया तो उसके बाद मैं अपने घर चला गया। क्या वो जिम्मेदारी डराती है? जी बहुत डराती है। और सर एक पुलिस वाले की तनख्वाह इतनी नहीं होती है कि वो सब कुछ बेहतर से कर पाए। ये रियलिटी है सर, हम सब जानते हैं कि पुलिस की पे ग्रेड कितनी होती है। सर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने बताई कि ये हमें समझ में आती है कि यदि वो रिटायर कर गए तो शायद मेरे कंधों पे जिम्मेदारी, क्योंकि मेरा छोटा भाई है, इसके बाद उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, क्योंकि शायद मैं एक उसके लिए रोल मॉडल की तरह ही रहूंगा कि मेरा बड़ा भाई क्या कर रहा है या वो अपनी लाइफ में क्या अचीव किया। या हमें इकोनॉमिक कंडीशन भी तो देखनी है। दूसरा फैक्टर तो इकोनॉमिक कंडीशन है, उनके बाद इस महंगाई में कौन चलाएगा या कौन बेहतर करेगा। तो ये फैक्टर तो सर बिल्कुल सताता है। और ये शायद इसी फैक्टर का एक नतीजा है कि अब मैं थोड़ा बहुत स्टेट पीसेस की तरफ भी देखने लगा हूँ सर। ये यही फैक्टर है, यही दबाव है। शायद आपके कैमरे में दिख जाए। जी जी, ये देखिए, ये क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए। कुछ मैं आपको कंट्रीज के बताऊंगा जिसमें आपको बताना है कि किसकी सीमाएं यूक्रेन के साथ साझा करती हैं। यूक्रेन के साथ किसकी सीमाएं साझा करती हैं, कुछ नाम बताऊंगा कंट्रीज के। जैसे बुल्गारिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, हंगरी हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया और रोमानिया हो गया। ये कुछ ये नाम है कंट्रीज के। अब इसमें ऑप्शन इस तरह आता है: ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 एंड ओनली 5। इस तरह करके ऑप्शन आता है। ऑप्शन ए ओनली 1 पेयर, ऑप्शन 2 ओनली 3 पेयर, ऑप्शन सी ओनली 4 पेयर या ऑप्शन 5 ओनली 5 पेयर्स। अब हमें मान लीजिए लगता है कि इसमें आंसर हंगरी और रोमानिया है, मुझे ये लग रहा है, जो सही भी है। इस हिसाब से मैं मारता हूं ओनली 2। इन्हें ये लगता है कि ऑप्शन ये नहीं है, लिथुआनिया और बुल्गारिया है, इनको ये लगता है। इन्होंने भी मारा ओनली 2। अब यूपीएससी को ये कैसे पता चल जाता है कि कौन वाला सही आंसर है, क्योंकि ओनली 2 इन्होंने भी मारा, ओनली 2 मैंने भी मारा, मैंने सही वाले को मारा, इन्होंने गलत वाले को मारा, फिर भी सही, मुझे भी मिला 2 नंबर, इन्हें भी मिला 2 नंबर। तो फिर अंतर क्या? हम कैसे पकड़ पाए कि आखिर यूपीएससी जेन्युइन बंदा चाहता है? यूपीएससी वो बंदे चाहता है जिसको सच में कुछ आता है की दक्षताओं के आधार पर। अब जैसे जो दूसरा पेपर सीसेट है वो एक तकनीकी दक्षता के लेवल पे आप लेके जा रहे हैं, तो उसमें ये सिर्फ लड़ाई किसी एक वर्ग की नहीं है। इसमें जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के लोग हैं उनके साथ बहुत, जो हमारे भाई बंधु हैं जो हमारे साथ हर समस्या में खड़े रहते हैं, हम उनके लिए भी खड़े हुए हैं कि जब वो प्रश्न सॉल्व करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उनके साथ भेदभाव हो जाता है। कैसे कि मैं मैथ का छात्र हूँ, मुझे समस्याएं हैं, मैं उनको टैकल कर सकता हूँ। ये उम्मीद में तैयारी को ही इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि 1 साल का खर्चा, घर वालों को कन्विंस करना, सामाजिक प्रेशर को झेलना, इसके साथ साथ अपने आप को मोटिवेट करना और एक नई तकनीकी दक्षता, जैसे मछली है वो उड़ना सीखेगी, उसके लिए असंभव है। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि जो कि इनके विजन डॉक्यूमेंट 2019 में भी इन लोगों ने बोला है यूपीएससी की, और एक समिति है जिसका मैं नाम देख लेता हूँ, निगवेकर कमेटी है 2013 में, जिसने सिफारिश की थी कि ये सीसेट जो है बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है ग्रामीण प्रस्तुत के लिए, तो इस पेपर को हटाया जाए और 2000 और इस वर्ष जो 33% इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है हमेशा से, उसको डिग्रेड करके 23% पे लेके आया जाए। हम जहाँ रह रहे हैं इसका रूम का रेंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये मान के चलिए कि 9,000 रुपये हमारा रूम का रेंट है, और प्लस उसके बाद में मेस का खर्चा जोड़ लीजिए मिनिमम 4,000 रुपये, प्लस अपना पर्सनल खर्चा जोड़ लीजिए, बहुत सारी बुक्स लेनी पड़ती हैं, हमको कुरुक्षेत्र पढ़ना पड़ता, हमको योजना पढ़ना पड़ता, हमको बहुत सारी ऐसी किताबें खरीदनी पड़ती, पढ़नी पड़ती। इन सारी चीज़ों में हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। मतलब अगर
मोटा मोटा आंकड़ा अगर मैं आपको दूं तो ये मान के चलिए कि हमारा 15 से 16 हजार रुपया पर मंथ खर्चा है दिल्ली में रहने के लिए। और मैं पिछले 2017 से इस चीज को, ये हमारे रूटीन बेसिस पे ये काम हमको हमेशा हर महीने करना पड़ता है। डे बाय डे रूटीन बेसिस पे हमारे कुछ खर्चे हैं, उनसे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें रहने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत है। इन सारे स्ट्रगल के साथ साथ क्या होता है कि फैमिली हमें 1 साल सपोर्ट करती है, 2 साल सपोर्ट करती है, 3 साल सपोर्ट करती है। उसके बाद क्या होता है कि फर्दर आर कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि फैमिली हमारी सपोर्ट नहीं करती, फैमिली हमारी तो तब तक सपोर्ट करेगी जब तक हम अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाएंगे, लेकिन दिक्कतें फैमिली में आनी शुरू हो जाती हैं। मैं सुबह किताब खोलता हूँ और शाम तक आते आते मैं डिमोटिवेट होने लगता हूँ। फिर अपने आप को रात में मोटिवेट करता हूँ कि नहीं, हम रुक नहीं सकते। अगर हमने अपना सपना पाला है तो उस सपने को पालने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। आप देख ही सकते हैं कि हमारे रूम में इतनी गर्मी है, सारी चीज है, हम लोग एक पंखे के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं, पूरा साल हमको ये सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं। तो डिमोटिवेट होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन क्या होता है कि जब परीक्षा प्रणाली हमारी थोड़ी सी ऐसी हो जाए कि वो हमको डिमोटिवेट करने लगती है, तब हमारे साथ दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। मतलब एक लिमिट से ज्यादा ही नौटंकी कर दी है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप एक डिफाइंड सिलेबस, आपने अपना एक डिफाइंड सिलेबस दे रखा है, सारी चीज रखा है, उस चीज को आप ब्रीच करके सवाल पूछ रहे हो, आप सीधा सीधा लिख दो कि नहीं भैया हम ये चीज डिफाइन कर दीजिए आप सिलेबस में। आप लिखे हो 10th लेवल का, आप पूछ रहे हो IIT और कैट लेवल की चीजें। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो है। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है, एक्चुअली हम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कोविड के फेज को भी देख चुके हैं। उसमें हमारा 2020 का अटेम्प्ट और 2021 का अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट जो हमें जनरल कैटेगरी में 6 अटेम्प्ट मिलते हैं 32 साल तक, वो मुझे ये मान के चलिए कि 2 अटेम्प्ट मेरा बर्बाद हो गया। उस टाइम पे आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे का चक्का भी जाम हो गया था, भारतीय रेल भी एकदम से ठप पड़ गई थी। ऐसी इस परिस्थितियों में किसी को ये भी नहीं पता था कि अगले सेकंड हमारे साथ क्या हो जाएगा। ऐसे टाइम पर पढ़ाई कर पाना ऐसी स्थितियों में बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल मैं दिल्ली में ही था, मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम भी। ऐसे मुझे भी कोविड हुआ, मुझे 2 बार कोविड हुआ और दोनों बार मैं ये मान के चलिए कि पहली बार तो हमारे लिए यही चैलेंजेस होता है। शुरुआत में जब आते तो पेरेंट्स ही हमको बड़ा मतलब नहीं आने देते कि गर्ल्स का कहाँ प्रिपरेशन करेंगे। फिर उसके बाद फिर यहाँ के हम जैसे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, हमारी एजुकेशन भी उस टाइप की नहीं होती है। फिर यहाँ के हम चीज़ों क्या देखने गर्ल्स के लिए तो हमेशा ही बोला जाता है शादी करो, आप मतलब क्यों ही पढ़ रहे हो, आराम से शादी करो और फिर अपनी लाइफ सेटल है क्यों, मतलब बहुत ज्यादा उनके ऊपर जोर नहीं दिया जाता। अगर हम चाह रहे हैं तो हम जबरदस्ती आते हैं अपने घर से कि हमको पढ़ना है, हमको तैयारी करना है। क्या परिवार में कभी ऐसी फाइट वाली सिचुएशन हुई थी कि आपको लड़ना पड़ा हो कि नहीं मैं UPSC करना चाहती हूँ? हाँ, इस तब हुई थी। जैसे मान लीजिए मैं जब यहाँ कोचिंग करके चली गई थी, मेरा GS ठीक ठाक हो गया था। उसके बाद जब मुझे मैथ्स नहीं आता था, मेरा C-सेट बहुत वीक था, तो मैथ्स मैंने प्रिपेयर किया। घर वालों को विश्वास नहीं है कि मतलब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर मैं वापस घर जब चली गई 3-4 साल बाद वापस से आई हूँ, तो फिर मैंने प्रिपेयर किया, तब भी घर वालों को विश्वास नहीं है कि तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगी C-सेट को लेकर। तो फिर से लड़के में झगड़ के वापस मतलब हर तरीके की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक परेशानी का सामना करने के बावजूद भी इन सभी छात्रों के चेहरे पर मुस्कुराहट कम नहीं होती है। मुस्कुराते हुए हर सवाल का जवाब देते हैं, परीक्षा में भी मुस्कुराते हुएहर सवाल का जवाब लिखते हैं। लेकिन उन जवाबों का क्या फायदा जब प्रशासन ऐसी गलतियां करता रहे और इनकी कड़ी कराई मेहनत पर पानी फिरता रहे। कम से कम इनकी बातें सुनी तो जरूर जानी चाहिए, कम से कम UPSC को इनकी बातों पर गौर करना चाहिए। आपके इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या विचार हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और देखते रहिए द मूक नायक, मैं आपके साथ धारण। धन्यवाद।